अब जो जयदीप था ना, उसने प्रसाद लिया, खाया, फिर हंसने लगा। फिर पुजारी जी को कहने लगा, अब तू चला जा, अब तुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, वो जानकारी देने से पहले मैं अपने भगवान से ये कामना करता हूँ कि वो आपको भी स्वस्थ रखे और ऐसी शक्ति से आपको भी दूर रखे, क्योंकि जिस शक्ति की आज मैं जानकारी देने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और माना जाता है कि उसका नाम लेना भी बहुत अपशगुनी होता है। मैं बात करने वाला हूँ गुंगन मसानी की। गुंगन मसानी एक ऐसी काली शक्ति को कहा जाता है, एक ऐसी प्रेत आत्मा को कहा जाता है, या कहें ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को कहा जाता है जिसे शमशान घाट में एक खास क्रिया के द्वारा पाया जाता है और कई लोग इसका इस्तेमाल बुरी चीज़ों के लिए करते हैं, बुरे कामों के लिए करते हैं। वैसे जितनी भी मसानी क्रियाएं हैं वो शमशान घाट या कब्रिस्तान से जुड़ी हुई होती हैं, ऐसी जगह जहां पर लोगों को दफनाया जाता हो या जलाया जाता हो, यानी उनके अंतिम सफ़र की जहां से शुरुआत होती है ना, उस जगह पर क्रिया की जाती है, उसे मसानी क्रिया कहा जाता है। वैसे शमशान घाट या कब्रिस्तान में ऐसी कई मसानी क्रियाएं होती हैं, लेकिन जिसे सबसे खतरनाक कहा जाता है वो होती है गुंगन मसानी क्रिया। इसका इस्तेमाल कई बार लोगों को मारने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो गुंगन मसानी से जुड़ी हुई है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये कहानी हमें भेजी है। इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे आखिर गुंगन मसानी नकारात्मक ऊर्जा क्या है, गुंगन मसानी भूत क्या है, ये क्या कर सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही खौफनाक और डरावनी होने वाली है। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है जयदीप जी की, जो कि हरियाणा के सोनीपत शहर के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी जो नौकरी थी गाजियाबाद में लग चुकी थी। बहुत अच्छी नौकरी और बड़ी कंपनी में अब वो काम करने लगे थे। जो सपने उन्होंने देखे हुए थे वो सपने उनके पूरे होने लगे थे। 3 साल वो इस कंपनी में काम कर चुके थे और अच्छा ओहदा अब उन्हें मिल चुका था। लेकिन इतनी जल्दी जो उन्होंने तरक्की की थी, वहाँ पर काम करने वाले और उनके साथियों ने नहीं की थी। कुछ लोग ऐसे थे जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो उन्हें बहुत नापसंद किया करते थे। लेकिन एक जगह पर जब आपको काम करना पड़ता है तो वहाँ पर ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको पसंद करने वाले होते हैं, ऐसे लोग भी जो आपको नापसंद करते हैं। अब उन्हीं के साथ मिलकर तो काम करना पड़ता है ना। जयदीप भी इसी तरह से काम किया करता था। लेकिन जयदीप को अब अपनी ज़िंदगी की चीज़ें दिखाने में बहुत मज़ा आया करता था। यानी जब वो सोनीपत गया होता तो वहाँ जो पुराने दोस्त होते उनको अच्छी खासी पार्टी देता और उन्हें कहता, देखो मैं कितना अच्छा कमाने लगा हूँ, पढ़ाई में अच्छा था लेकिन काम में तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, पैसे कमाने में मेरा कोई मुकाबला नहीं है और मैं इस ओहदे तक इतनी जल्दी पहुँच गया हूँ। अब कई उसके दोस्त थे जो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते कि हमारा दोस्त कितनी तरक्की कर चुका है। कुछ दोस्त थे जला करते थे। अब गाज़ियाबाद में भी वो अपने जो नए दोस्त बना चुका था उन्हें अपने फ्लैट में पार्टी दिया करता और उसके साथी, उसके बॉस, कुछ पुराने साथी जो यहाँ अब काम नहीं करते थे, किसी और कंपनी में काम करने लगे थे, वो भी पार्टी में ज़रूर आते। अब जो जयदीप था उसने अपने घर में एक पार्टी दी थी जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। नए पुराने सभी दोस्त, सोनीपत से भी उसने कई दोस्तों को बुलाया था और ये उसके जन्मदिन की पार्टी थी। बहुत अच्छी खासी पार्टी दी उसने, काफ़ी जश्न मनाया। रात के 1-2 बजे तक पार्टी चलती रही। कई दोस्त दूर से आए थे जो रात को निकले, कई उसके घर में फ्लैट में रुकने वाले थे और ज़्यादातर जो उसके साथी वगैरह सब थे कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आए थे। अब रात के 2:30 बज गए। वहाँ कई दोस्त, साथी, पुराने उसके बॉस बैठे हुए। अब एक एक करके सब गिफ्ट को खोला जा रहा था। अब वो खोलता गया। किसी में परफ्यूम गिफ्ट मिला था, किसी में बेल्ट गिफ्ट मिली थी। अब एक जो बॉक्स था ना उसमें बोन चाइना का एक बोल था, चमकता हुआ बोल, जैसे उस पर गोल्डन गोल्डन कुछ बना हो, देखने में पुराना डिज़ाइन लग रहा। अब वो पूछने लगा कि ये बोल मुझे गिफ्ट किसने किया है, ऊपर नाम तो किसी ने नहीं लिखा। अब वहाँ कोई जवाब नहीं दे रहा। तो जो जयदीप था उसे लगा किसी ऐसे दोस्त ने या साथी ने दिया होगा जो जा चुका है। अब 70 से 75 लोग वहाँ पार्टी में आए हुए थे। उनमें से 15 से 20 वहाँ पर रुके थे, बाकी वापस जा चुके थे
तो जयदीप को लगा किसी और दोस्त ने दिया होगा। अब बातों बातों में कभी पता लगेगा, जब सबसे मैं पूछता रहूँगा तुमने क्या दिया था, तुमने क्या दिया था, कभी ना कभी पता लग जाएगा आखिर वो बोन चाइना वाला बोल किसने दिया। तो अगली सुबह छुट्टी थी, जितने उसके साथी वगैरह सब वहाँ से जा चुके थे। अब जो जयदीप था वो बिल्कुल अकेला। अब वो सामान को इकट्ठा कर रहा, रैपर पड़े हुए सब कुछ सामान पड़ा हुआ, उन्हें इकट्ठा करके वो डस्टबिन में डाल रहा। जो काम की चीज़ें थी, जो टिकाने वाली थी, यानी डेकोरेशन वाली चीज़ें, उसे वो टिकाता जा रहा था। बाकी का ऐसा सामान जो इस्तेमाल करने लायक था या बाद में होता बड़ा था, उसे वो खास जगह संभाल कर रखता जा रहा था। अब अगले दिन दोपहर तक घर की उसने सफाई की। अब आराम का समय था, 1-2 छुट्टियां उसे मिली हुई थी क्योंकि उसने जो टारगेट थे वो पूरे किए थे। तो उसे लगा कि मैं 2 दिन अब घर में रुकूंगा, पार्टी तो दे चुका हूँ, सबको दिखा चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है। दोपहर के 2 या 2:30 बजे के करीब वो आराम करने वाला था। उसे लगा अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगाता हूँ, फ़ोन पर उससे बातें करता हूँ। अब वो यहाँ आ नहीं पाई क्योंकि वो मुंबई गई हुई थी, तो वो फ़ोन पर बातें करने लगा। अब जैसे जैसे वो बात करता रहा 3-3:30 बजे तक जो जयदीप था उसका गला जैसे बैठ गया, आवाज़ भारी निकलने लगी थी और बोलने में मुश्किल हो रही। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा तुम आराम करो, कल रात तुमने बहुत ज़्यादा बियर पी होगी और ठंडी बियर पी होगी, दोस्तों के साथ ऐसी चीज़ें खाई होंगी, तो तुम्हारा गला खराब हो चुका है। जयदीप को लगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। तो जो जयदीप था उसने फ़ोन काट दिया, फिर आराम करने लगा। उसने रेस्ट की, 1 घंटा 1.5 घंटा उसे नींद आ गई। जब शाम को वो उठा उसका गला ज़्यादा बैठा हुआ था, आवाज़ साफ अब निकल नहीं पा रही थी। अब उसे थोड़े थोड़े चक्कर भी आ रहे थे। अब उसे महसूस हो रहा कि कल यार बियर पी थी, ऐसा फ्राइड खाना खाया था और हैंगओवर अब हो रहा है, ये क्या परेशानी हो गई। तो शाम को वो अपने फ्लैट से नीचे उतरा करता। कॉलोनी बनी हुई थी, आसपास कई बिल्डिंग्स थी, तो वहाँ शाम को वो घूमने के लिए जाता। बड़ी बड़ी पार्क्स बनी हुई थी, तो उन पार्क्स में कई उसके पहचानने वाले होते जिनके साथ कुछ बातें करने का मौका मिलता। शाम को जब वो सैर कर रहा, अब थोड़ा थोड़ा उसका मन विचलित हो रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत खा लिया हो और उल्टी आने का उसका मन करता जा रहा। थोड़ा सा आगे निकला, कुछ लोग मिले, उससे वो बातें कर रहा, लेकिन बार बार कहे जा रहा मेरी छाती में भारी भारीपन महसूस हो रहा है। कुछ समय उसने बातें की, फिर उसे लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए, सेहत आज ठीक नहीं लगती, कल शायद कुछ ना कुछ खराब खा लिया होगा। जयदीप आ गया घर वापस। अब घर वापस आने के बाद शाम तक उसकी सेहत ठीक नहीं थी। उसने कुछ दवाई खाई कि उल्टियाँ ठीक हो जाएं। अब गला बैठा हुआ है तो उसने कुछ सिरप पिए कि जिससे गला ठीक हो जाए, कल तक ठीक हो जाएगा। कल मैं सोनीपत के लिए निकलूंगा, अब वहाँ जाकर कुछ मौज मस्ती करूँगा। अब वो रात उसकी बड़ी मुश्किल से निकली थी। खांसी बार बार उसे आती रही, गला थोड़ा बैठा हुआ था, सर में दर्द होता रहा। गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश की, 15 मिनट में उसकी जब आवाज़ नहीं निकल रही तो गर्लफ्रेंड ने कहा कि तुम आराम करो, दवाई खाओ और आराम करो। उसके बाद अगले दिन जब वो सोनीपत के लिए निकलने वाला था, फ्लैट से नीचे उतर रहा, लिफ्ट के ज़रिए नीचे आने वाला था, तो लिफ्ट में जैसे ही उसने पैर रखा उसे जैसे चक्कर आ गए और उसका सर सीधा जाकर लिफ्ट के सामने जो कांच लगा था ना उसमें टकराया। कांच तो नहीं टूटा, लेकिन साथ में एक आदमी खड़ा था। उसे लगा कि क्या हुआ आपको, कि तुम्हारी सेहत थोड़ी ठीक नहीं लगती, तुम ऐसा करो आराम करो, कहाँ जा रहे हो। तो जो जयदीप था उसने कहा कि मुझे सोनीपत के लिए निकलना है, जल्दी जाना है, वहाँ कुछ ज़रूरी काम भी हैं। थोड़े चक्कर आते रहे लेकिन फिर भी उसने ड्राइविंग की, किसी तरह घर पहुँचा। घर पहुँचते जब उसकी आवाज़ बैठी हुई तो जयदीप की माँ ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा बैठी हुई लगती है। जयदीप कह रहा कुछ फ्राइड खाना खाया था, बर्थडे मनाया था वहाँ पर, तो फ्राइड खाना खाया तो गला ख़राब लगता है, अब थोड़ी सेहत भी ठीक नहीं लगती, मुझे लगता है यहाँ डॉक्टर से जाकर ना दवाई लेकर आऊँ। जो दवाई मेरे पास थी उससे काम बन नहीं रहा। अब जयदीप डॉक्टर के पास तो जाता, लेकिन उससे पहले उसके घर में दोस्त आ गए जो कह रहे थे आजा यार घूम कर आते हैं, यहाँ कुछ कार्निवल लगा हुआ है, वहाँ जाकर आएंगे, किसी से मिलकर आएंगे, अब कॉलेज में घूम कर आना है हमारा। ऐसे कुछ दिन रखा करते थे घूमने फिरने के। तो जैसे ही जयदीप अब वहाँ पर था, दोस्त कह रहे चलो घूम कर आते हैं, दोस्त उसे ले गए। लेकिन दोपहर तक जो जयदीप था उसे बार बार चक्कर आते रहे। बाइक में वो पीछे बैठा हुआ एक बार गिरने वाला था, उसने आगे जो दोस्त बाइक चला रहा था उसे पकड़ लिया, वरना वो गिरने वाला था। चक्कर बहुत ज़्यादा आए उसे। फिर जयदीप को 4 बजे के करीब उसके दोस्त घर छोड़ गए। वो कह गए कि आंटी जी इसकी सेहत ठीक नहीं लगती, इसे डॉक्टर के पास ले जाइए। हम ले जाने वाले थे लेकिन ये मना करता जा रहा है, एक तो आज झगड़ा बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो जयदीप की माँ ने कहा ठीक है, ये थोड़ा झगड़ालू है, ऐसा ही थोड़ा बन गया है, जब से गाज़ियाबाद गया है ना, कैसे लोगों से पता नहीं दोस्ती की है, वहाँ कैसे दोस्त बने हैं, थोड़ा अकड़ू हो गया है। अब वो दोस्त चले गए।
जयदीप था अपने कमरे में। माँ पूछ रही कि दोपहर का तुमने खाना खाया या नहीं खाया। जयदीप कोई जवाब नहीं दे रहा, मुंह बिल्कुल बंद किया। पहले तो भारी आवाज़ आ रही थी, अब उसने बोलना भी बंद कर दिया, बल्कि इशारों में ऐसे कह रहा कि जाओ, मुझे नहीं खाना। अब उसकी माँ पूछे जा रही कि फिर भी बता दो ना, कुछ और खाने का मन हो तो मैं बना देती हूँ, कोई फ्रूट खाना हो, कोई सब्जी कच्ची खानी हो, ऐसा कुछ खाने का मन है तो बता दो, पेट सही नहीं तो। और जो जयदीप था वो बार बार मना करता जा रहा। इसके बाद 6 बजे के करीब जो जयदीप के पिता थे वो काम से वापस आए। अब जयदीप के जो पिता थे वो जयदीप से मिलना काफ़ी पसंद करते थे कि कभी कभी हफ्ते में आता है तो उससे मिलकर कुछ बातें करते हैं। शाम को वो बैठा करते थे, चाय की चुस्कियाँ लिया करते और आपस में बातें किया करते। अब जयदीप के पिता जयदीप के पास आकर बैठे और जयदीप से बात करना चाह रहे कि बताओ तो कैसा चल रहा है, और बर्थडे पार्टी वहाँ पर दी, कैसे दोस्त आए, कुछ लड़कियां भी आई होंगी, अब कोई गर्लफ्रेंड है तो बता दो। उसके पिता थोड़े मजाकिया थे तो ऐसे मजाक किया करते थे, और जयदीप ने अपनी गर्लफ्रेंड की बात अपने पिता को बिल्कुल नहीं बताई थी। वैसे ही उसके पिता छेड़े जा रहे। अब जयदीप था इशारों में जवाब दिए जा रहा, बोल कुछ नहीं रहा। उसके बाद जयदीप के पिता कहने लगे, बोलो तो कुछ, तुम्हारी माँ कह रही है गला थोड़ा बैठा हुआ है, फिर भी बात तो कर ही सकते हो ना, कितना गला बैठा है बताओ तो सही। अब जो जयदीप था वो बोल ही नहीं रहा। इसके बाद उसके पिता को थोड़ा गुस्सा आया। वो कह रहे, तू मुझसे बात नहीं करना चाहता? जयदीप ने गुस्से में उठकर कहा कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। इशारों में बात करने लगा, जवाब कोई नहीं दे रहा था। वो बाथरूम में चला गया। 15 से 20 मिनट जो जयदीप के पिता थे ना, वो बेड पर बैठे रहे। फिर उन्हें लगा कि गुस्से में है, अब मुझसे शायद बात नहीं करेगा, पता नहीं किस बात का गुस्सा लग गया ऐसे। चलो मैं बाहर चलता हूँ। अब उसकी माँ को कहता हूँ कि इसके लिए कोई गर्म दूध बना दे, हल्दी वाला, जिससे इसका गला थोड़ा ठीक हो जाएगा, आराम मिलेगा, फिर बातें करेंगे, रात को टीवी देखेंगे, फिर बातें करेंगे। अब वक्त हो गया था रात के 8 बजे। जो जयदीप के पिता थे अपने बेडरूम में जा चुके। अब उसकी माँ भी उस बेडरूम में बैठी जयदीप के पिता से कुछ बातें किया करती, जैसे शाम को आते पूरे दिन की कहानियाँ सुनाती, ऐसे हुआ वैसे हुआ, मैं वहाँ कुछ लोगों के पास गई थी, सब्जी लेने के लिए गई, वहाँ ऐसे झगड़ा हुआ, ये सब बातें जयदीप की माँ बताया करती। उसके बाद जब वो वहाँ पर बैठे हुए तो जयदीप के पिता ने कहा, चलो कुछ खाना बना दो, अब भूख लगी है। जैसे ही जयदीप की माँ किचन में गई, फ्रिज खोली। अब फ्रिज में जो सामान रखा था सारा का सारा गायब। दूध, जो बटर चिकन बना हुआ था, ऐसे कुछ सब्जियां, कुछ फ्रूट्स, सेब वगैरह वो नीचे रखे हुए, सारा सामान गायब था। अब जो जयदीप की माँ सोच रही कि सारा सामान कहाँ गया, अब किसने निकाला। अब फिर जयदीप की माँ जयदीप के पिता के पास गई, पूछने लगी ऐसे सामान नहीं है। जयदीप के पिता कहने लगे कि तुम घर में रहती हो, मैं थोड़े ना रहता हूँ, अब मैं उन सबको लेकर क्या करूँगा, तुम गर्म करके देती, मैं ऐसे ही उठाकर ठंडा थोड़ा ना ले आता। तो जयदीप की माँ को लगा कि जयदीप को जाकर पूछती हूँ। तो जैसे ही जयदीप की माँ जयदीप के कमरे में गई। अब जयदीप हमेशा अपना दरवाज़ा ना खुला रखता था, अगर कपड़े बदलने होते तो बाथरूम में जाकर बदलता, लेकिन दरवाज़ा जो उसके बेडरूम का था ना वो पूरी तरह हमेशा खुला रहता। इस बार जयदीप के बेडरूम का दरवाज़ा बंद। जयदीप की माँ ने खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा। फिर जयदीप की माँ ने जैसे बार बार हैंडल घुमाया, ऐसा लग रहा था अंदर से दरवाज़ा बंद है। थोड़ा खटखटाया, जयदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जयदीप की माँ को लगा कि जाकर मैं पूछती हूँ जयदीप के पिता से कि आखिर इनकी बात क्या हुई। वैसे तो कह रहे थे वो थोड़ा गुस्से में था, बात क्या हुई वो तो पता करूँ, कोई ज़्यादा ऐसी झगड़े वाली बात तो नहीं हो गई कि गुस्सा करके दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठा हुआ है। इसके बाद जयदीप की जो माँ थी जयदीप के पिता के पास आई और कहने लगी कि फ्रिज में जो सामान था वो गायब है, और जो जयदीप है वो दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठा हुआ है। जवाब भी कोई नहीं दे रहा। तो जयदीप के पिता ने कहा, अच्छा ऐसा कोई झगड़ा तो हुआ नहीं, वो कुछ बोल नहीं रहा था तो मैंने कहा क्या हुआ, कुछ खाने के लिए दूं ऐसा वगैरह कुछ कहा, ज़्यादा झगड़े वाली बात तो हुई नहीं। वैसे गुस्से में बाथरूम में ज़रूर गया था, पता नहीं किसी बात से अपसेट होगा। दोनों ने आपस में बात की, फिर दोनों आए जयदीप के कमरे के बाहर। दरवाज़ा काफ़ी खटखटाते रहे। जयदीप था, जवाब नहीं दे रहा। अब 15 मिनट तक वो वहीं पर खड़े रहे कि रात का वक्त हो गया है, खाने का वक्त हो गया है। फ्रिज से सामान निकाला है तो किसने निकाला है, जयदीप ने निकाला होगा ना। काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से जैसे जयदीप थोड़ा चिढ़ गया या गुस्से में आया, फिर उसने दरवाज़ा खोला। जब जयदीप ने दरवाज़ा खोला ना, जयदीप के जो कपड़े थे ना, यहाँ पर कुछ गिरा हुआ था, जैसे कुछ खाने के लिए जो बर्तन बटर चिकन वाला था ना, ऐसे उसने किया होगा तो ऊपर गिर गया, ऐसे नीचे पूरा हल्दी लगी हुई, ऐसे सब कुछ। अब जो खाने वाला बाकी सामान था, सब्जियां, फल, वो बेड पर बिखेर रखी थी, कुछ खाई हुई थी, कुछ काटी हुई थी, लेकिन ऐसे बिखेर रखी थी जैसे किसी छोटे बच्चे ने ना अपना पूरा खेलने वाला सामान बिखेरा होता है।
ये देखते ही जो जयदीप के पिता थे और जयदीप की माँ थोड़े शॉक्ड हो गए कि ये क्या चल रहा है, किसी चीज़ से परेशान है या नहीं। उन्होंने जयदीप से पूछा। जयदीप दरवाज़ा खोलकर ना सीधा पीछे जाकर बैठ गया और उसके बाद ना इधर उधर देखने लगा, जैसे चीज़ों को पहचान रहा हो कि किस चीज़ को उठाऊं। जयदीप की माँ ने पूछा कि क्या हुआ, तो जयदीप ने ऐसे सर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन मुंह खोलकर वो जवाब नहीं दे रहा। जयदीप के पिता थोड़ा गुस्सा हुए, थोड़े डांट कर कहने लगे, अब जयदीप बता, तू कैसी हरकतें कर रहा है, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा। जयदीप कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन वो सामान उठा रहा। अब उसमें से उसने जैसे कोई पुरानी गोभी जो थोड़ी सड़ी हुई थी, एक हिस्सा सही था, आधा हिस्सा सही नहीं था, उसे उठाकर चबाकर खाने लगा, जिसमें थोड़े कीड़े भी होंगे, इस तरह थोड़ी गली हुई थी। जयदीप की माँ कहने लगी, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, ये तो गली हुई है, इसे क्यों खा रहे हो। वो कच्ची सब्जियाँ ऐसे पागलों की तरह खा रहा था ना, एक इधर से उठाई एक इधर से उठाई, और जयदीप की माँ और जयदीप के पिता को जैसे झटका सा लगा। उन्हें लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ लगती है, ये ऐसी हरकतें तो करता नहीं, आज इसे हो क्या गया है। उसके बाद जयदीप के पिता ने ज्यादा गुस्सा दिखाया, क्या कर रहा है, पागल हो गया है, चल इधर आ, कपड़े साफ कर, अपनी टी शर्ट बदल, ऊपर ही तूने ये क्या बटर चिकन गिरा दिया है। जैसे ही जयदीप के पिता जयदीप के पास गए, बाजू पकड़ी, तो जयदीप ने ना ऐसे बाजू छुड़ा ली। उनके पिता ने ऐसे बाजू पकड़ी थी कि उठ ना, टी शर्ट चेंज कर, ऐसे उसने ऐसे खींची बिल्कुल झटके से, और जयदीप के पिता की बाजू नीचे। फिर वो थोड़ा और गुस्से में आया, क्या कर रहा है, उठ ना, जैसे कंधे से पकड़ा तो जयदीप ने धक्का दे दिया। अब धक्का देने के बाद आंखें दिखाने लगा, गुस्से में आंखें दिखाने लगा और बोल कुछ नहीं रहा। इसके बाद जयदीप के पिता को लगा कि ये क्या कर रहा है। फिर थोड़ा डांटा जयदीप की माँ ने, जयदीप के पिता ने, और जयदीप जिसका गला बैठा हुआ था वो खड़ा होकर भारी सी आवाज़ में बोला, जैसे गले से आवाज़ उसके पूरी तरह से निकल नहीं रही थी, फिर भी उसने कहा, चले जाओ, यहाँ रुकोगे तो मैं कुछ बुरा कर सकता हूँ, बाहर निकल जाओ। ये शब्द जैसे ही जो जयदीप के पिता ने सुने ना, उन्हें झटका सा लगा कि मेरे बेटे ने ऐसे ऐसे गुस्से में मुझे बोला, ऐसा वो कभी नहीं करता था, आज ऐसे गुस्से में बोला। इसके बाद दोनों को कुछ समझ में नहीं आया, दोनों कमरे से बाहर आ गए, दरवाज़ा कर दिया बंद कि क्या चल रहा है, कोई बात से परेशान लगता है या कुछ हुआ है इसके साथ। तो दोनों को तो पता नहीं था। जयदीप की माँ जयदीप के पिता से पूछ रही, जयदीप के पिता जयदीप की माँ से पूछ रहे, तो दोनों को कुछ अभी समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि कल सुबह बात करते हैं। अब वो रात इस तरह से गुजरी, जब सुबह वो जयदीप के कमरे के अंदर गए, दरवाज़ा जयदीप ने अब खोल रखा था, जैसे हमेशा खुला रहता था। तो जयदीप के पिता जैसे ही जयदीप के कमरे में गए, लाइट्स बंद थी, दरवाज़ा खुला हुआ, सामान बिखरा हुआ। अब जो जयदीप था उसने बस अंडरवेयर पहना हुआ था, जो ऊपर वाले सारे कपड़े वो उतारे हुए थे, और सर पर जैसे चोट के निशान थे, थोड़ा खून, एक जगह जैसे खून का निशान। और जयदीप के पिता ने लाइट जलाई कि क्या हुआ, तेरे सर पर चोट कैसे लगी। अब जैसे ही लाइट जलाई, जो बेड के पीछे वाली खास जगह थी ना, दीवार पर खून का कोई निशान, लाल लाल निशान, क्योंकि वो थोड़ी पीले रंग की दीवार थी, लाइट वाइट या पीले रंग की, ऑफ वाइट कह सकते हैं। तो वहाँ पर लाल निशान साफ साफ दिख गया। वैसा निशान माथे पर भी, जैसे उसने माथा दीवार पर मारा हो और वहाँ पर वो खून का निशान बना हो। दिन का वक्त था, जयदीप के पिता काम पर जाने वाले थे। उससे पहले जयदीप से बात करना चाहते थे कि चल क्या रहा है, तेरा गला बैठा हुआ है, तेरी सेहत भी ठीक नहीं लगती, और तू ये हरकतें कैसी कर रहा है। जयदीप के पिता जयदीप के पास गए बात करने के लिए, और जयदीप ने अब चीख कर कहा कि चला जा, अगर तू नहीं गया मैं तुझे मार डालूंगा। ये बात सुनते ही जयदीप के पिता घबरा गए, ऐसे घबराए कि वो कमरे से बाहर निकले। जयदीप के पिता को लगा कि ये आवाज़, बोलने का तरीका, ये जैसे जयदीप हो ही ना, जैसे कोई और हो। जयदीप के पिता को थोड़ा सा शक होने लगा था कि मेरे बेटे पर किसी ने कुछ किया कराया है, कुछ ना कुछ तो है। ये बोलता कैसे है, ये हरकतें कैसे करता है, और आज अगर मैं काम पर चला गया इसे कौन देखेगा, पीछे ये ऐसी वैसी कोई हरकत ना कर दे। जयदीप के पिता को थोड़ा सा डर लगने लगा था। तो जयदीप के पिता ने सोचा कि काम पर नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा ज़्यादा ज़रूरी है, काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो जयदीप के पिता सबसे पहले तो वहाँ से निकले, और उसके बाद जहाँ वो सबसे ज़्यादा जाया करते थे, एक खास मंदिर में, वहाँ पुजारी जी से बात करने लगे और बताया कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कोई काला जादू मेरे बेटे पर किया है, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं, वो काले जादू को काट सकते हैं। अब जो पुजारी जी थे वो जान पहचान वाले थे, तो पुजारी जी उसी वक्त जयदीप के पिता के साथ घर आ गए। सीधा पहुँचे वो जयदीप के पास। अब जयदीप को देखकर वो कहने लगे कि ये बच्चे को आखिर हुआ क्या है, ये बड़ा अजीब सा हरकतें कर रहा है,
उन्होंने पहले तो जैसे झाड़ फूक के तरीके अपनाए कि राख, मंदिर के धूप की राख, ऐसे पवित्र चीज़ें जो कि छिड़की जाएं ताकि इसके अंदर अगर कोई प्रेत आत्मा है, ऐसा कुछ है, तो उस पर असर पड़ेगा। जबकि पुजारी जी उसके बाद पता क्या करते, पुजारी जी आरती करने लगे कि चलो मैं माता की आरती करता हूँ तो इसको थोड़ी सी शांति मिलेगी, थोड़ा सा अंदर अगर ऐसा काला जादू कुछ है तो उस पर असर पड़ेगा। अब पुजारी जी जैसे ही माँ दुर्गा की आरती के शब्द बोल रहे थे, सामने से जो जयदीप था वो शब्द दोहराता जा रहा था, लेकिन हंसता हुआ, आवाज़ बिल्कुल साफ, जैसे गला बैठा ही ना हो। पुजारी जी हैरान कि अगर इस पर कोई काला जादू किया है ना, तो मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो शब्द इसके ज़बान पर आने नहीं चाहिए, इससे तो इसे दुख लगना चाहिए, ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसे कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो। पुजारी जी ने आरती ख़त्म की और पुजारी जी हैरान हो गए। उसके बाद कलाई पर जैसे धागा बांधा, कलावा बांधा गया, उसके बाद प्रसाद दिया गया जो मंदिर का था। अब जो जयदीप था ना, उसने प्रसाद लिया, खाया, फिर हंसने लगा। फिर पुजारी जी को कहने लगा, अब तू चला जा, अब तुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पुजारी जी हैरान थे। पुजारी जी कहने लगे कि इसे मंदिर लेकर आओ, इसे पकड़कर मंदिर लेकर आओ, इस पर अगर कोई काला जादू किया गया होगा, मुझे लगता है इस पर किसी प्रेत आत्मा का साया है, तो इसे मंदिर लेकर आओ, वो प्रेत आत्मा का निवारण करना होगा। मंदिर के अंदर तो कोई प्रेत आत्मा टिक नहीं सकती। जो जयदीप था उसे लाया गया मंदिर, थोड़ा खींचा गया उसके पिता द्वारा, लेकिन जयदीप खुद ही चलता हुआ, हंसता हुआ, नंगे पाँव, उसने चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहनी, पागलों जैसे बाल बना लिए, पुराने से कपड़े जो हाथ में आए वो पहने और मंदिर लेकर आए। मंदिर के अंदर पहुंचा जयदीप, उसे जैसे कोई फ़र्क ना हो, ऐसा लग रहा जैसे वो पागल हो गया हो, कोई प्रेत आत्मा का साया ना हो। मंदिर के सामने बैठकर पुजारी जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे। अब जो भी पुजारी जी कर रहे, जो जयदीप था उस पर कोई असर नहीं हो रहा, ना तो वो तड़प रहा, ना कुछ कर रहा। पुजारी जी ने जो पवित्र राख थी, वहाँ हवन यज्ञ किए गए, वो राख मारी, कोई फ़र्क नहीं। फिर पुजारी जी पूछने लगे जयदीप से, कौन है तो इसके शरीर में जो भी है बता मुझे। सामने से जयदीप ने जवाब दिया, बताने से कोई फ़ायदा नहीं, ये मरने वाला है बहुत जल्दी। ये कहकर जयदीप मंदिर से बाहर निकल आया, चलकर आराम से गया। पुजारी जी जयदीप के पिता को कहने लगे, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, इसे या तो डॉक्टर को दिखाइए, या अगर आप मुझ पर यकीन करें, इसे हरिद्वार ले जाइए। वहाँ पर किसी साधु को आपको दिखाना होगा, वहाँ आपको कोई ना कोई साधु मिल जाएगा, लेकिन हरिद्वार में आपको पूछना होगा, इस पर किसी का साया लगता है, मुझे शक है, ये मसानी क्रिया इस पर की गई है और उसका असर इस पर है, तभी ये मंदिर में भी पैर रख पा रहा था। ये एक नकारात्मक ऊर्जा तो है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हुई। मंदिर में किसी भी तरह के हवन यज्ञ पूजा पाठ से इसके अंदर जो शक्ति है वो निकाली नहीं जा सकती। तो जो जयदीप के पिता थे सबसे पहले डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने थोड़ा चेक किया, फिर कहा इसको मानसिक परेशानी हो सकती है, थोड़ी दवाई दी, नींद की दवाई दी कि इसे नींद आ जाए, इंजेक्शन लगाया गया। अब जयदीप को नींद नहीं आ रही, जयदीप तो घर में छलांगे लगा रहा। अब पंखे से लटक जाता, पंखे के पर ऐसे हाथ पर मारता, कट निकलते, हंसने लगता कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। जयदीप के पिता को लगने लगा कि ये जो चीज़ है अब इसका निवारण तो करना होगा। पुजारी जी तो खुद कह चुके हैं, मंदिर में हवन यज्ञ करने के बाद भी कोई उपाय निकल नहीं पाया, तो हरिद्वार। तो जो जयदीप के पिता थे, रात के वक्त जयदीप को लेकर सीधा हरिद्वार की तरफ। सुबह हरिद्वार जब वो पहुँचे, हरिद्वार में साधु संत बहुत मिल जाएंगे, उनसे बातें की, दिखाया कि जयदीप को ये सब हो रहा है। जयदीप तो हंसकर मिलता, मेरा कोई क्या उखाड़ सकता है, मेरा समय नज़दीक है, बचाया नहीं जा सकता। जयदीप कहता जा रहा। कई साधु संतों ने कहा कि आपको किसी अघोरी को, किसी शमशान में किसी अघोरी से मिलना होगा। अब हरिद्वार में कई जगह जो चिताएं होती हैं ना, वो गंगा नदी के करीब जलाई जाती हैं, तो वहाँ पर शमशान की स्थिति ही पैदा हो जाती है। कहते हैं जहाँ से अंतिम सफ़र तय होता है, शरीर जहाँ जलाया जाता है, ख़त्म होता है, वहाँ से इंसान के अंदर की आत्मा का आगे वाला सफ़र शुरू होता है, जिसे अंतिम सफ़र कहा जाता है। वहाँ पर ये सब होता है। तो जो जयदीप के पिता जयदीप को लेकर वहाँ पहुँचे, वहाँ पर एक अघोरी बाबा मिले जो कि वहाँ साधना किया करते थे। अघोरी बाबा ने देखते ही कह दिया, मसानी क्रिया से इसको जकड़ा गया है, लेकिन कैसी मसानी क्रिया वो देखना होगा। वहाँ आग जलाई, कुछ मंत्र बोले, पूजा पाठ की, और जो अघोरी बाबा थे उन्होंने जो शब्द
जयदीप के पिता को कहे। जयदीप के पिता घबरा गए। अब अघोरी बाबा कहने लगे कि इस पर मसानी क्रिया तो की गई है, लेकिन साधारण मसानी क्रिया नहीं, गुंगन मसानी क्रिया। ये बड़ी खतरनाक होती है और बिना जान लिए ये जाती नहीं। ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि भूत ही है जो इसके शरीर पर कब्जा कर चुका है, लेकिन बिना इसकी जान लिए वो जाने वाला नहीं। बिना जान लिए उसे निकाला ही नहीं जा सकता। जयदीप के पिता रोने लगे। जयदीप तो हंसने लगा था कि यही तो है, अंत है। तो जयदीप के पिता कहने लगे, कुछ तो कीजिए, क्या मुझे मेरे बेटे को खोना होगा? अब क्या इसे बचाया नहीं जा सकता? जयदीप के शरीर पर चोट के निशान थे। जयदीप खुद को पत्थर से मारता, सर पर मारता अघोरी बाबा के सामने। अघोरी बाबा कुछ कर नहीं पा रहे। अघोरी बाबा ने कहा, एक तरीका है, इस बच्चे का पिंडदान करना होगा। जयदीप के पिता रोने लगे कि अब जिंदा बच्चे का पिंडदान, यानी ये मरने वाला है, अब इसका पिंडदान करना होगा। तो अघोरी बाबा ने कहा, इसका पिंडदान करना होगा, इसका अंतिम संस्कार करना होगा, और उसके साथ वो प्रेत, वो भूत इसके शरीर से जाएगा। क्योंकि पिंडदान होने के बाद जैसे कि शरीर मर जाता है, तो वो भूत को इसके मरने के आभास के बाद ही निकाला जा सकता है। वहाँ पर जो जयदीप था उसका पिंडदान किया गया, अंतिम संस्कार किया गया, बाल काटे गए जिसे गंगा नदी में बहाया गया, बिल्कुल अंतिम संस्कार की तरह। और तब जो जयदीप था उसे धीरे धीरे जैसे सही लगने लगा। 1.5 महीना लगा था। अब अंतिम संस्कार करने के बाद जो जयदीप था पहले तो बिल्कुल चुप रहने लगा, बिल्कुल चुप, किसी से बात नहीं किया करता। धीरे धीरे कुछ बोलने लगा कि माँ खाने को दे दो। ऐसे 1.5 महीना लगा, फिर वो पूरी तरह से ठीक हो गया। अब वो भूत उसके शरीर से पिंडदान के जरिए निकाला गया। जैसे जब हम मरते हैं शरीर का अंतिम संस्कार होता है, पिंडदान किया जाता है, उस तरह जिंदा इंसान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। तो गुंगन मसानी को वहाँ से बाहर निकाला गया, वरना जयदीप को बचाया नहीं जा सकता था। अब ये कहानी जयदीप के खास दोस्त ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख भेजी कि जयदीप के साथ जो हुआ, उसके बाकी दोस्त भी बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। पहले वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन जयदीप ने खुद अपने उस दोस्त को ये पूरी की पूरी कहानी बताई कि वो 1.5 महीने 2 महीने उसके साथ कैसे गुजरे थे, जब वो किसी से मिला नहीं करता था, उनके घर कोई आता जाता नहीं था, और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हुआ था। तो दोस्तों, मैं भगवान से आशा करूंगा कि ये कहानी सुनने के बाद ये गुंगन मसानी की कहानी, एक ऐसी मसानी क्रिया जो कहते हैं जान लेकर ही जाती है, भगवान आप सबकी उससे रक्षा करे। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं कमेंट्स पढ़ के ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस कहानी में क्या कमी थी और आगे मैं कैसी कहानियां आप तक ला सकता हूं। हमारे सब्सक्राइबर्स मुझे बहुत सारी कहानियां भेजते हैं, मुझे उनमें से चुनाव करना पड़ता है कि मैं कैसी कहानी को आपके सामने लाऊं, उसे थोड़ा सा रोचक बनाकर। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, वहाँ जाकर आप अपनी कहानी अच्छे से मुझे भेज सकते हैं, अपनी आवाज़ में या लिखकर, और मैं उस कहानी को बाकी सबके सामने लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें और डरते रहें।